नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और एक बार फिर से हम हाजिर हैं लेकर के आपके लिए अपना स्पेशल ग्राउंड जीरो रिपोर्ट, जहां पर दिखाएंगे प्रदेश की वो तमाम बड़ी खबरें जिनका आपसे होगा सीधा सरोकार। तो बिल्कुल भी वक्त जाया ना करते हुए बढ़ते हैं पहली खबर की ओर, जहां पर समाजवादी पार्टी नेता एसटी हसन का बयान सामने आया है। एसटी हसन का बड़ा बयान, जहां पर उन्होंने मुसलमानों से धर्म पूछना आतंकवाद जैसा। कांवड़ यात्रा को लेकर के लोग कर रहे हैं जांच और आम लोगों का जांच करना गलत, ऐसी बातें समाजवादी पार्टी नेता एसटी हसन की तरफ से आई हैं, जहां उन्होंने कहा चेकिंग करने का काम प्रशासन का है। एसटी हसन ने कहा कि यह भी एक तरह का आतंकवाद है। कांवड़ के नाम पर ढाबों का नाम चेक किया जा रहा है, जो कि सरासर गलत। ये तमाम बातें समाजवादी पार्टी नेता एसटी हसन की तरफ से आई हैं। तो मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी सांसद एसटी हसन का बयान। चलिए अब सीधा रुख करेंगे मुरादाबाद से। मेरे सहयोगी शहनवाज मेरे साथ लाइव जुड़ गए हैं। शहनवाज, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी नेता एसटी हसन का बयान सामने आया है, क्या कुछ कहना चाह रहे हैं वो? क्योंकि खास तौर पर उनके बयान के बाद भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी कई प्रतिक्रिया सामने आ रही हैं। अब देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, जो एसटी हसन का बयान है वो बेहद सुर्खियों में है और एसटी हसन ने जो ये बयान दिया है, इस पर एक बार फिर राजनीति गर्मा गई है। जो ढाबे हैं, जो होटल है, वहाँ हिंदू संगठन के लोग पहले ही चेकिंग करने की बात कर रहे हैं, तो उस पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने ये कहा है कि जो लोग ढाबों के अंदर, होटलों के अंदर चेकिंग कर रहे हैं, तो ये भी एक आतंकवादी कृत्य है, उन्होंने ये तक कह दिया है। तो इस बयान के बाद कहीं ना कहीं पूरी तरह से राजनीति गर्मा गई है। उन्होंने कहा कि कपड़े उतरवाए जा रहे हैं। पुलवामा में यही हुआ था कि वहां भी कपड़े उतरवा के धर्म पूछा गया था और यहाँ भी यही हो रहा है। तो तमाम जो एसटी हसन का बयान है वो बेहद सुर्खियों में। हालांकि उन्होंने ये कहा है कि जो ढाबे हैं, जो होटल हैं, वो अपने ही नाम से अपने ढाबे संचालित करें, अपने होटल संचालित करें, और इस्लाम में भी इसकी इजाजत नहीं है कि दूसरे नाम से आप होटल या ढाबे खोलें। तो कहीं न कहीं जो उनका जो बयान आया है, उसके बाद राजनीति गर्मा गई है। विश्व हिंदू परिषद के नेता भी इस पर जो है अपनी टिप्पणी दे रहे हैं और तमाम तरह से वो कह रहे हैं कि सनातन का अपमान किया गया है। एसटी हसन को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए और कहीं ना कहीं जो दूसरे लोग हैं, दूसरी पार्टियों के लोग हैं, वो भी इस पर जो है वो अब बयानबाजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी देखिए, जिस तरीके से शहनवाज यहाँ पर एसटी हसन लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, कई बात कही उन्होंने कांवड़ को लेकर के और तमाम चीजें, जहां पर अब भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता की बात करूं, राकेश त्रिपाठी का भी बयान सामने आया है कि एटलीस्ट इन सारी चीजों को पहलगाम से इक्वलाइज नहीं करना चाहिए। वो अपनी जगह है और ये सारी चीजें अपनी जगह। देखिए, निश्चित तौर पर इस बयान के बाद कहीं ना कहीं राजनीति गर्मा गई है। भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी पर हमलावर हो गए हैं। उन्होंने कहा कि पुलवामा का जो मामला था वो बेहद ही दुखद था। उस घटना से इस घटना को जोड़ना कहीं ना कहीं एक निंदनीय कृत्य है और एसटी हसन ने कहीं ना कहीं उस घटना से इसको जोड़ा है। उन्होंने हालांकि ये भी साफ किया है कि जो लोग चेकिंग कर रहे हैं, आम लोगों के चेकिंग करने पर उन्होंने आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार की गाइडलाइन है तो सरकार को इसका इख्तियार है, प्रशासनिक अधिकारियों को इसका इख्तियार है। शहनवाज, चलिए बहुत शुक्रिया फिलहाल शहनवाज हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो अब रुक करेंगे सीधे प्रयागराज का, जहां पर प्रयागराज से ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, और प्रयागराज में जिस तरीके से केरल ले जाकर जिहादी बनाने का मामला सामने आया है और
धर्मांतरण जिहादी बनाने के मामले में एटीएस जांच में पूरी तरीके से जुट गई है। पीड़ित लड़की से एटीएस कर रही है पूछताछ। नेटवर्क से जुड़े लोगों के बारे में भी पूरी तफ्तीश की जा रही है एटीएस की ओर से। ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां अब पीड़ित लड़की से और साथ ही साथ इस पूरे नेटवर्क से जुड़े लोगों से पूछताछ एटीएस कर रही है। चलिए अब सीधा आपको ले चलते हैं प्रयागराज, जहां से मेरे सहयोगी अमित मेरे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अमित, अब एटीएस ने हस्तक्षेप कर दिया है इस पूरे मामले पर, जहां पीड़ित लड़की और साथ ही साथ जो भी इस गिरोह में शामिल हैं, जो भी नेटवर्क से जुड़े लोग हैं, उनकी जानकारी इकट्ठा कर रही है एटीएस। अपडेट करें पूरा मामला। बिल्कुल संगम नदी प्रयागराज के पुर कस्बे के ये मामला है, जहाँ पे एक नाबालिग लड़की को उसको बहला फुसलाकर उसको यहाँ से प्रयागराज से दिल्ली ले जाएगा, दिल्ली से बकायदा उसको केरल ले जाएगा, जहाँ पे उसका जबरन धर्मांतरण कराया गया और जिहादी ट्रेनिंग का जो मामला है वहाँ वो दिया जा रहा था। जिसके बाद वो लड़की जो है वो सख्ती में आएगी। जब जिहाद की बात आई तो उसने उसका वहां से किसी तरह से वो भाग के वो पहुंची पुलिस के पास, तो वहां से उसको सूचना दी तो उनके परिजन आए। परिजन ने या प्रयागराज पुलिस से संपर्क किया। जब प्रयागराज पुलिस ने इस मामले में तत्काल कार्रवाई करते हुए जो लड़की को रेस्क्यू करके प्रयागराज ले आई और उसके पीड़िता की मां से लिखित तहरीर ली और तहरीर में बकायदा उसने अपनी पूरी बात बताई और उनकी मां ने, जिसपे पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए जो दो आरोपी थे, एक जो महिला थे दक्षरा बानो और दूसरी जो युवक था मोहम्मद शैफ, ये दोनों को गिरफ्तार कर लेती है। और गिरफ्तार करने के बाद इस पूरे मामले में अभी जो मेन मास्टरमाइंड है जो इस पूरे मामले का बताया है ताज मोहम्मद, वो अभी फरार है, क्योंकि वो इस पूरे गेम का मास्टरमाइंड है और उसी के तलाश में अब यूपी एटीएस भी अब लग गई है। साथ ही यूपी पुलिस और प्रयागराज पुलिस तो लगी ही है इस पूरे मामले के तह तक जाने के लिए। आखिरकार ये इतना बड़ा सिंडिकेट क्या चल रहा था, कौन सा आतंकी संगठन है जो इस पूरे मामले में इन्वॉल्व है कि यहाँ से जो भोली भाली लड़कियां होती हैं, जो इनको यहाँ पे इनको माइंड वॉश करना, वाइट वॉश करके उनका धर्मांतर करना और धर्मांतर करके उनको जिहादी बनाना, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इसके बहुत ऐसे अभी सवाल बाकी है जिसके जवाब मिलना बाकी है। जब ताज मोहम्मद गिरफ्तार होगा तो कई चीजें राज खुलेंगे। साथ ही यूपी एटीएस भी इस पूरे मामले में अब तह तक जानने में लगी हुई है। लगातार जो दोनों आरोपी उनसे भी उन्होंने पूछताछ करी है, साथ ही जो पीड़िता है उससे भी उन्होंने बात करी है और पीड़िता का आज कोर्ट में 164 का बयान भी हुआ। उसने काफी कुछ कोर्ट के सामने उसने बताया है कि हमें किस तरह से यहाँ से ले जाया गया, किस तरह उसके साथ जबरदस्ती भी की गई है। इस तमाम उसने अपने जो बयान में उसने बताया है कोर्ट के सामने, जिसके बाद अब कार्रवाई का दौर तेज हो गया है। प्रयागराज पुलिस ने कई टीमें बना दी है मोहम्मद ताज को गिरफ्तार करने के लिए और साथ ही इस पूरे मामले में और कितने लोग इन्वॉल्व है, कहाँ केरल में किस जगह पर वो ठहरी थी और कितनी नाबालिग जो लड़कियां हैं या लड़कियां हैं उनको इस तरह का माइंड वॉश किया जाता है, उन सभी पहलुओं की जांच करने के लिए अब प्रयागराज पुलिस ने बाकायदा कई टीम बनाई है। वो जो प्रयागराज से केरल जो है वो अब जांच शुरू हो चुकी है और हर जगहों के लिए बाकायदा टीम बनाई गई है। जल्द ही इस पूरे मामले में कई और अहम खुलासे होंगे जब प्रयागराज पुलिस और यूपी एटीएस इस पूरे मामले का खुलासा करेगी। जी अमित, जिस तरीके से अब एटीएस का हस्तक्षेप हो चुका है इस पूरे मामले में, अब कहीं ना कहीं ये क्या जरूर लगाया जा रहा है कि जो सारी चीज है जिस पे अभी भी पर्दा है वो अब जल्द ही निकल कर बाहर आएंगी। बिल्कुल, क्योंकि अब पूरे मामले में एटीएस आ चुकी है, तो एटीएस जब भी इस तरह के गंभीर मामले होते हैं तो एटीएस उसकी जांच पड़ताल करती है, क्योंकि देश से जुड़ा हुआ है मामला और यहाँ पे जिहादी बनाने का जो एंगल है और जबरन धर्मांतरण का, तो एटीएस ने भी अपनी जांच शुरू कर दी है। बाकायदा इसमें अब कई अहम जो राज है वो भी निकल के आएंगे और क्योंकि अब आतंकवादी बनाने की जो बातें हैं, जो टेरर फैलाने का जो टेरर का है, तो इसमें अब एनआईए भी हो सकता है इस पूरे मामले में आए और जांच करे कि आखिरकार क्या हो रहा है, ये प्रयागराज की केरला क्या है, ये पूरा नेक्सस क्या है। इन सभी नेक्सस को खुलासा करने के लिए एनआईए भी हो सकता है इस पूरे मामले में जांच करे और पता लगाए, क्योंकि जितनी भी सुरक्षा एजेंसीज है
वो सब इस पूरे मामले में जुड़ गई है। आईबी इंटेलिजेंस तो पहले से ही लगी हुई है, एटीएस अब इस पूरे मामले में आ चुकी है और एनआईए भी हो सकता है इस पूरे मामले में जांच करे कि आखिरकार ये नेक्सस कहाँ से संचालित है, कौन कौन लोग इस पूरे नेक्सस को संचालित कर रहे हैं। तो इस तमाम अभी सवाल अभी बाकी है, क्योंकि अभी ताज मोहम्मद जो है वो अभी गिरफ्तार नहीं हुआ है, क्योंकि वो इस पूरे गेम का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। तो अब उसकी गिरफ्तारी के बाद ही कई और चीजें जो होंगी वो खुल के सामने आएंगी। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अमित हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए। फिलहाल के लिए शुक्रिया, आगे भी अपडेट लेने के लिए हम फिर लौटेंगे आपके पास। तो अब सीधा रुख करेंगे संत कबीर नगर का, जहां पर सनसनीखेज खुलासा। आपको बता दें, संत कबीर नगर में एक बड़ी वारदात सामने आई है, जहां प्रेमिका बनी हैवान। हैवानियत इस कदर आप समझिए कि प्रेमी का प्राइवेट पार्ट काट डाला। प्रेमिका से मिलने उसके घर पहुंचा था प्रेमी और मुलाकात के दौरान दोनों के बीच विवाद हो गया, जहां प्रेमिका ने धारदार हथियार से प्रेमी का प्राइवेट पार्ट काट दिया। फिलहाल प्रेमी की जो हालत है वो गंभीर बताई जा रही है, अस्पताल में भर्ती कराया गया है और पूरी तफ्तीश में जो पुलिस है वो जुट गई है और युवती से पूछताछ की जा रही है। और तमाम जानकारी के लिए मेरे साथ संत कबीर नगर से मिथिलेश, मेरे सहयोगी, लाइव जुड़ गए हैं। मिथिलेश, हैवानियत खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, एक बार फिर से सनसनीखेज खुलासा संत कबीर नगर से, क्या हुआ था, अपडेट करें। देखिए, आपको बता दें कि ये पूरा मामला कोतवाली खलीलाबाद क्षेत्र का है और इसी दौरान जो है एक युवक जो है जिला अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, जहां पे डॉक्टरों के द्वारा उपचार किया गया है। मामला ये है कि एक युवती जो है युवक को अपने जो है उसका प्रेमी है उसको मिलने के लिए जो है मिलने के बहाने उसको बुलाती है और उसी दौरान दोनों का मिलाप होता है, लेकिन किसी बात को लेकर दोनों में कहासुनी हो जाती है। इसी दौरान जो है युवती ने जो है युवक के प्राइवेट पार्ट पे जो है धारदार हथियार से हमला कर उसे घायल कर देती है और वहां से मौके से फरार हो जाती है। हालांकि जब युवक जो है लता अपने घर पहुंचता है तो घर वालों को जब इस मामले की जानकारी होती है तो आनंद फानंद में वो जिला अस्पताल में भर्ती कराते हैं, जहां डॉक्टरों के द्वारा उनका उपचार किया गया है। हालांकि पुलिस का कहना है कि इस मामले में अभी तक किसी तरह की तहरीर नहीं मिली है, तहरीर मिलते ही कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जिस तरह से लगातार भयानक मामले अलग अलग जिलों से सामने आते रहे हैं, उसी तरह ये मामला जो सामने आया वो बेहद सनसनीय मामला है। लेकिन अब देखना इस मामले में है कि पुलिस इस पूरे मामले में क्या कुछ करती है, क्योंकि पुलिस ने अभी ये कहा है कि तहरीर उन्हें प्राप्त नहीं है, लेकिन पूछताछ की जो है पुलिस वो जो है कर रही है और इस मामले में पूरे मामले में जांच पड़ताल की जा रही है पुलिस की तरफ से। जी मिथिलेश, क्या कुछ अभी तक की तफ्तीश, अभी तक की पूछताछ, अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में निकल कर आया है युवती से या युवती के एंड से? देखिए, अभी जो मामला सामने निकल कर आया है, जो युवक जो है जिला अस्पताल में भर्ती था, उस दौरान उसकी मां वहां पहुंची थी और उसका कहना था साफ तरीके से कि युवती ही उसे जबरन उसको युवक को जो है वो मिलने के बहाने बुलाती थी और जबरदस्ती उससे जो है मिलने के लिए उसको फोन करके धमकाती थी। इसी दौरान जो है युवक वहां पर गया था मिलने के लिए और उसी दौरान ये घटना को युवती ने अंजाम दिया है। हालांकि पुलिस की तरफ से ये कहना है कि अभी तक की तहरीर प्राप्त नहीं हुआ है पुलिस, लेकिन इस मामले में जांच पड़ताल में जुटी हुई है। पुलिस के हाथ अभी कुछ विशेष नहीं लगा है, लेकिन पुलिस इस मामले को खंगाल रही है कि आखिरकार पूरा मामला क्या है और इस मामले में जो लोग दोषी पाए जाएंगे पुलिस की तरफ से उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन पुलिस अपनी तफ्तीश में अभी तक जुटी हुई है। जी तो बिल्कुल पुलिस की ओर से इस पूरे मामले पर पूछताछ जारी है, देखना ये होगा कि आखिर क्या कुछ निकल के आता है। बहुत शुक्रिया मिथिलेश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो अब सीधा ले चलेंगे आपको देहरादून, जहां देहरादून से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां आपको बता दे कि धामी कैबिनेट की बैठक संपन्न हो गई है और इस कैबिनेट की बैठक में 3 प्रपोजल्स यानी 3 प्रस्तावों पर मोहर लगी। रेशम विभाग के प्रस्ताव पर मोहर लगी और साथ ही कोकून की एमएसपी तय की गई, जहां ए ग्रेड काकून की जो कीमत है वो 440 की गई, वहीं बी ग्रेड की 370 से लेकर 395 की गई। सी ग्रेड की बात की जाए तो कीमत
280 से 290 की तय की गई और डी ग्रेड कोक्यून की कीमत 240 रुपए की गई। ये तमाम इम्पोर्टेंट फैक्टर्स है, प्रपोजल्स हैं जो आज कैबिनेट बैठक में फाइनलाइज किए गए। देहरादून से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां धामी कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई और बैठक में 3 प्रस्तावों पर मोहर लगी। आपदा प्रबंधन से जुड़ा प्रस्ताव भी इस कैबिनेट बैठक में पास किया गया। तो चलिए अब सीधा रुख करेंगे शुभम की ओर, जो देहरादून से मेरे साथ मेरे सहयोगी इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। शुभम, कैबिनेट बैठक में ये 3 अहम प्रस्तावों पर मोहर लगी और क्या कुछ हुआ, अपडेट करें। जी बिल्कुल, बात करें तो आज उत्तराखंड में धामी कैबिनेट की बैठक हुई, जहां जो देहरादून स्थित सचिवालय में बैठक 11 बजे शुरू हुई और उसके बाद जो है, क्योंकि आचार संहिता जो है प्रभावी है इसके पंचायत चुनाव के चलते, इसलिए जो है ब्रीफिंग नहीं की गई। लेकिन इसमें जो है मंजूरी और जो प्रस्ताव इसमें रखे गए थे उसमें जो उसकी सहमति मिली है उसके बारे में इसमें जानकारी दी गई। इसमें बताया गया कि रेशम विभाग के द्वारा जो प्रस्ताव था, यानी कि एमएसपी बढ़ाने, कोकून को लेकर जो एमएसपी बढ़ाने की बात थी वो इसमें देखने को मिली। इसमें कोकून की 4 श्रेणी रखी गई, जिसमें ए श्रेणी से लेकर बी, सी और डी श्रेणी इसमें रखी गई, जिसमें अलग अलग जो है उसमें उसको जो एमएसपी थी उसके रेट को बढ़ाया गया। तो हम बात करें तो ए श्रेणी का जो कोकून था तो उसमें 400 रुपये पहले एमएसपी था, और जिसको बढ़ाकर जो है 440 रुपये कर दिया गया। वहीं बी श्रेणी की बात करें तो 370 इसका रेट था पहले, और अब इसको बढ़ाकर 395 रुपये कर दिया गया। सी श्रेणी की हम बात करें तो उसमें 200 करीबन 240 था, उसको 250 कर दिया गया। तो इस तरह से जो है 10 रुपये से लेकर जो है 50 और 40 रुपये तक जो है इसकी कीमत को बढ़ाया गया एमएसपी पे। तो फिलहाल जो है एक प्रस्ताव इसमें सामने आया है। इसके साथ जो है, क्योंकि हम बात करें तो प्रदेश में जो है मानसून का सीजन चल रहा है, और ऐसे में जो है कई जगहों पर पर्वतीय क्षेत्रों में खास करके जो है आपदा जैसी स्थिति बनी हुई है। हालांकि लगातार जो है मार्ग खुलने की और रेस्क्यू चीजें चल रही है, और फिलहाल जो है मौसम सामान्य है, कुछ दिनों तक सामान्य रहने वाला है। तो इसी को लेकर एक प्रेजेंटेशन भी था, जिसमें कि कैबिनेट के सामने एक प्रेजेंटेशन रखा गया है कि किस तरह से चारधाम यात्रा हो या प्रदेश में जो आपदा को लेकर स्थितियां हैं उसके लिए क्या तैयारियां की गई है। और क्योंकि हम आपको बता दें कि कांवड़ यात्रा भी है शीघ्र जो है उत्तराखंड में जो है संचालित होने वाली है, तो इसके लिए क्या विशेष तैयारियां हैं और क्या इंतजाम किए जाने हैं, कहाँ पर चीजों की आवश्यकता है उसको किया जाना है, इन सब चीजों को लेकर जो है वहाँ पर एक प्रेजेंटेशन दिया गया जिसको कैबिनेट में रखा गया। बहुत शुक्रिया शुभम, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आगे भी अपडेट के लिए आपका रुख करेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया। अब सीधा आपको ले चलेंगे ऋषिकेश की ओर, जहां ऋषिकेश से बड़ी खबर आप देख रहे हैं। गंगोत्री हाईवे पर बड़ा हादसा। कचला के पास कावड़ियों से भरा ट्रक पलट गया और हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। 21 लोग इस ट्रक पर सवार थे, जिसमें 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई और 14 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। ऋषिकेश से चंबा की तरफ ये ट्रक जा रहा था, जहां पर भंडारे का सामान लेकर के ये जो पूरा ट्रक था वो जा रहा था, लेकिन हादसे का शिकार हो गया। से सहयोगी इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। सागर, एक दर्दनाक हादसा यहाँ पर हुआ है, जहाँ पर 3 लोग घायल हो गए हैं इस पूरे हादसे में और 14 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। अपडेट करें। जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा ऋषिकेश गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग का ये मामला है, जहां पर तेज रफ्तार ट्रक जो है अनियंत्रित होकर पलट गया। ये कांवड़ियों से भरा ट्रक है और भंडारे के लिए जा रहा था गंगोत्री की तरफ, और इसमें जो है मौके पर ही 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। इसमें 14 लोग जो है इसमें गंभीर घायल बताए जा रहे हैं। टोटल जो है 18 लोग घायल हैं, जिसमें से 2 जो गंभीर घायल हैं उन्हें ऋषिकेश एम्स के लिए रेफर भी कर दिया गया है। घटने का जायजा लेने एसएसपी खुद आयुष अग्रवाल और एसपी जो जेआर जोशी है वहां मौके पर घायलों का हाल जानने पहुंचे हैं। जी, क्या वजह बताई जा रही है सागर ट्रक के पलट जाने की?
जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा, प्रथम दृष्टया देखा जा रहा है कि तेज रफ्तार होने के कारण ये जो है ट्रक पलटा है, और वाकई जो है पुलिस इस मामले में पूरी तरीके से गहनता से जांच कर रही है। तभी जो भी तथ्य सामने आएंगे उसे तभी खुलासा कर पाएंगे कि क्या कारण रहा है। तो फिलहाल अभी खुलासा होना बाकी। बहुत शुक्रिया सागर रस्तोगी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। कल फिर से ग्राउंड जीरो 6:30 बजे अपनी स्पेशल रिपोर्ट लेकर के हाजिर होंगे। तब तक मुझे और मेरे सहयोगी अरशद के साथ पूरी टीम को इजाज़त दें। कल फिर से मुलाकात होगी और देश भर की खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।